नमस्कार, मुद्दागरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज मुंबई में समीर खान से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एनसीबी की टीम नवाब मलिक के दामाद समीर खान के बांद्रा के घर की भी तलाशी ले रही है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ड्रग पैडलर करण सजनानी और समीर खान के बीच ड्रग सप्लाई को लेकर चैट मिली थी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि दोनों के बीच पैसों के लेन देन के भी सुराग हाथ लगे हैं। इसी के बाद एनसीबी ने कल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया। समीर से 10 घंटे तक पूछताछ चली। अब से कुछ देर पहले समीर खान और ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। इसके बाद आज उन्हें फिर एनसीबी दफ्तर ले जाया जाएगा। समीर खान से पूछताछ के बाद एनसीबी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी छापेमारी की। समीर खान के ड्रग लिंक सामने जो आए हैं उनको अभी खंगाला भी जा रहा है और आज कोर्ट में उनकी पेशी भी होनी है। तो ये 3 तस्वीरें, गिरफ्त में समीर खान। अब एनसीबी की तरफ से कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिले ताकि इनसे पूछताछ आगे बढ़े, क्योंकि कई कनेक्शन सामने आए हैं, पैसों के लेन देन की भी बात सामने आई है। और इसी के साथ साथ इस पूरे केस में नवाब मलिक के जो दामाद हैं वो फंसते नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है नवाब मलिक और उनके दामाद समीर खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज मुंबई में समीर खान से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है ताकि और कुछ सबूत जो हैं वो इकट्ठे किए जा सके। एनसीबी की टीम नवाब मलिक के दामाद समीर खान के बांद्रा के घर में भी तलाशी ले रही है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ड्रग पैडलर करण सजनानी और समीर खान के बीच ड्रग सप्लाई को लेकर चैट मिली थी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि दोनों के बीच पैसों के लेन देन के सुराग भी हाथ लगे और इसी के बाद एनसीबी ने कल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया। समीर से 10 घंटे तक पूछताछ चली और अब से कुछ देर पहले समीर खान और ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया और उसके बाद आज उन्हें फिर एनसीबी दफ्तर ले जाया जाएगा। समीर खान से पूछताछ के बाद एनसीबी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में भी छापेमारी की है। समीर खान के ड्रग लिंक खंगाले जा रहे हैं और आज उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाना है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप चैट की जांच के बाद समीर खान का मोबाइल हैंडसेट भी जब्त कर लिया गया है और जल्द ही इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। शुरुआती जांच में एनसीबी 23 व्हाट्सएप चैट की जांच कर रही है और इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को समीर खान के ड्रग सप्लाई मामले में शामिल होने के कुछ सबूत हाथ लगे हैं और जांच के दौरान करण सजनानी और समीर खान के बीच कुछ बड़े पैमाने पर लेन देन के सबूत भी हाथ लगे। समीर की गवाही पर बांद्रा, वर्सोवा, खार, लोखंडवाला, कुर्ला और पवई क्षेत्र में छापे चल रहे हैं, जिसके बाद एक व्यक्ति को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आशीष का रुख कर लेते हैं, मुंबई से इस वक्त साथ हैं। आशीष, कितनी देर में कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा समीर को और किस तरीके के सुराग हाथ लगे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर अर्पिता, कुछ ही देर में समीर खान को एनसीबी दफ्तर से लेकर किला कोर्ट, जहां पर हम मौजूद हैं, कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि पुलिस की सुरक्षा काफ़ी यहां पर बढ़ गई है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है, एक राजनेता से जुड़ा ये मामला है। किसी राजनेता के परिवार वाले को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि ड्रग्स का मामला जो मुंबई से शुरू हुआ था वो अभिनेताओं से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये मामला जो है वो राजनेताओं पर तब्दील हो गया है। कुछ ही समय में यहाँ पर करण सजनानी और समीर खान को एनसीबी की जो टीम है वो यहाँ पर लाएगी, कोर्ट में उनकी पेशी होगी। एनसीबी के सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो समीर के थे, जैसे मोबाइल था, उनका लैपटॉप था, वो बरामद कर ली गई है, उसे जांच के लिए भेजा गया है और उसी के आधार पर अभी एनसीबी के जो वकील हैं अतुल सरपांडे, वो यहाँ पर कोर्ट में दलील करेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से समीर खान ये पूरे इस मामले में ठीक है आशीष इन्वॉल्व हैं। ठीक है आशीष, जरा बताइएगा कि क्या समीर सिर्फ मदद कर रहे थे इस ड्रग पैडलर की, जो कि ब्रिटिश नागरिक बताया जा रहा है, या वो खुद भी ड्रग्स लेते थे? कोई ऐसी जानकारी अभी तक सामने आ पाई है क्या? देखिए, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि किसी राजनेता से जुड़ा हुआ मामला है, एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो भी पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है अभी कि करण सजनानी, जो कि एक ड्रग पेडलर हैं, उन्हें ये फाइनेंशियली हेल्प करते थे
समीर खान जो हैं, जो नवाब मलिक के दामाद हैं, वो फाइनेंशियली उन्हें हेल्प करते थे और कुछ ही दिनों पहले गूगल पे के द्वारा एक 20,000 रुपये का ट्रांजैक्शन समीर और करण सजनानी के बीच हुआ था, जिसके आधार पर समीर की गिरफ्तारी हुई है। मौजूदा हालात आपको बताएंगे, किसी भी वक्त उन्हें यहाँ से लेकर आया जा सकता है और कोर्ट में उनकी पेशी होगी, जहाँ पर एनसीबी के जो वकील हैं अतुल छरपांडे, वो अपना पक्ष पेश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड लेने की समीर की कोशिश करेंगे। अर्पिता। ठीक है, इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है भरतपुर जहरीली शराब कांड से जुड़ी हुई। जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, उनका इलाज अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। भरतपुर जहरीली शराब कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, अस्पताल में वो भर्ती हैं, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। तो ये पूरा मामला भरतपुर जहरीली शराब कांड से, जहां पर बताया जा रहा है कि एक ही दुकान से इन लोगों ने शराब ली और उसके बाद जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, देखिए भरतपुर का रूपवास कस्बा है, वहाँ पर ये जहरीली शराब से मौतें हुई है। मिथाइल अल्कोहल माना जा रहा है और उसके बाद में अभी 3 और गंभीर है जो अस्पताल के अंदर भर्ती। उनकी सीरियस स्थिति इस वक्त भरतपुर के एसपी और कलेक्टर गांव में पहुंच गए हैं और जो आबकारी के कमिश्नर हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन गांव वाले काफी नाराज है। अभी वो हंगामा कर रहे हैं, घेराव कर दिया एसपी और कलेक्टर का। उनका आरोप है कि शराब माफियाओं को प्रशासन पर संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। उसको लेकर अभी फोर्स और वहां पर भिजवाई गई है, जिससे कि वहां पर शांति कायम हो सके। और ये कोशिश की जा रही है, अभी दबिश छापेमारी भी प्रशासन की ओर से की जा रही है, जिससे कि जो अवैध रूप से शराब वहां बनाते हैं उस पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर, वहां पर भी अलर्ट कर दिया गया, सभी थानों को कह दिया गया है कि जहां जहां पर भी अवैध शराब बन रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो एसएचओ को जिम्मेदार ठहराया गया। ये पूरा इलाका मुरैना से, कल जो एमपी में हुआ था, ये मुरैना से नजदीक का इलाका। जी ठीक है भवानी, आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट में आपसे लेती रहूंगी। इस बीच अब लौटते हैं अपनी उसी खबर पर, क्योंकि देखिए नवाब मलिक के दामाद पर शिकंजा कसता जा रहा है। दामाद पर शिकंजा कसने के बाद अब नवाब मलिक ने एक ट्वीट किया और लिखा कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, कानून का पालन बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए, कानून अपना काम करेगा और अंत में न्याय मिलेगा। मुझे कानून और न्यायपालिका में अटूट विश्वास है। नवाब मलिक का ये ट्वीट किरीट सुमैया के ट्वीट का जवाब माना जा रहा है, जिसमें किरीट सुमैया ने नवाब मलिक से इस मामले में जवाब मांगा था। और देखिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी चल रही है, रामपुर में भी छापेमारी चल रही है। अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अजीत, रामपुर में क्या कोई उनका बंगला है या कोई दफ्तर है जहां पर छापेमारी हो रही है इस वक्त? देखिए बिल्कुल बड़ी खबर है मुंबई से जुड़ी, चूंकि मुंबई में जो 3/2021 को एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से, अर्पिता, उसके तहत ये छापेमारी हुई। लखनऊ की नारकोटिक्स ब्यूरो ने छापेमारी की और जो पीला तालाब इलाका है रामपुर का, वहां पर सैयद अनवर नाम के व्यक्ति के घर पर छापा पड़ा और कहा जा रहा है कि ये नवाब मलिक के दामाद जो हैं उनके रिलेटिव बताए जा रहे हैं, उनसे संबंधित बताए जा रहे हैं। हालांकि एनसीबी को क्या मिले हैं नारकोटिक्स ब्यूरो को, 4 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की थी रामपुर में और अभी भी खंगाले जा रहे हैं। उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो मुंबई कनेक्शन था वो रामपुर में सामने आया और जो वहां पर तलाशी हुई थी मुंबई में नवाब मलिक के दामाद के यहाँ जो पूछताछ हुई थी, उससे पता चला था कि रामपुर का कनेक्शन और सैयद अनवर नाम का जो व्यक्ति है उनके कुछ संबंध है, उनके रिलेटिव हैं। इन सब की जांच के लिए एनसीबी ने देर रात तक छापेमारी की थी। एनसीबी की 4 टीमें वहां पर गई थी। हालांकि अभी और सारे जो लिंक्स है उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो जांच एनसीबी की चल रही है नारकोटिक्स ब्यूरो की जो छापेमारी वो मुंबई कनेक्शन को लेकर चल रही है। जो एक मुकदमा दर्ज हुआ था 8/20/2029 जो मामले के संबंध में थे उसमें छापा मारा गया और सीधे तौर पे एनडीपीएस की जो धारा लगी थी उसके तहत एनसीबी की छापेमारी और ये मुकदमा 3/2021 को जो मुंबई में दर्ज हुआ उसी के सिलसिले में छापेमारी चली है देर रात और अभी भी ये छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। हालांकि अभी
जो एनसीबी के अधिकारी हैं, लखनऊ की जो टीम है, वो अभी कुछ बता नहीं रही, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नवाब मलिक के जो दामाद का लिंक है वो रामपुर में निकल कर ठीक है, यानी जो जानकारी आप दे रहे हैं, रामपुर में यहाँ छापेमारी चल रही है, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। समीर खान को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि रिमांड पर लेना चाह रही है एनसीबी और आगे की पूछताछ को बढ़ाना चाह रही है। मोबाइल जब्त हो गए हैं, कुछ सुराग पैसों के लेन देन के भी मिले हैं और इसीलिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक भी अब ट्विटर पर छाए दिख रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि कानून जो है वो अपनी तरीके से काम करेगा। ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज मुंबई में समीर खान से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एनसीबी की टीम नवाब मलिक के दामाद समीर खान के बांद्रा के घर पर भी तलाशी ले रही है। एनसीबी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ड्रग पैडलर करण सजनानी, जो कि ब्रिटिश नागरिक बताया जा रहा है, वो और समीर खान के बीच ड्रग सप्लाई को लेकर कई चैट मिली है और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि दोनों के बीच पैसों के लेन देन भी हुए हैं, इसके सुराग भी मिले हैं। इसी के बाद एनसीबी ने कल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया। समीर से 10 घंटे तक पूछताछ भी चली और अब से कुछ देर पहले समीर खान और ब्रिटिश नागरिक को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, क्या कोर्ट पहुंच गए दोनों लोग? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको कहना चाहेंगे कि एनसीबी के जो वकील है सर पांडे सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, समीर को आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो क्या दलील होगी, आपकी क्या मांग होगी? हमारी पुलिस कस्टडी की मांग है और पुलिस कस्टडी मांग, एनसीबी कस्टडी हम मांग रहे हैं। सर, पैसों को लेकर, पैसों के लेन देन को लेकर कुछ बातें सामने आ रही थी, क्या ट्रांजैक्शन है, क्या कहना चाहेंगे? ट्रांजैक्शंस है जो हैं, रिफ्लेक्ट हुए हैं और वो ट्रांजैक्शंस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, समीर पर क्या आरोप है, क्या वो ड्रग्स का सेवन करते हैं या ड्रग्स पेडलिंग में भी वो शामिल थे, क्या कहना? दोनों भी। एक बड़ी बात यहाँ पर कही है जो एनसीबी के वकील हैं, उनका ये कहना भी है, फाइनेंसिंग का एंगल भी है, फाइनेंशियल एंगल। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो ड्रग्स खरीदते थे और उसे आगे चलकर बेचा भी करते थे? फाइनेंस कर रहे थे, ही वॉज फाइनेंसिंग टू करण, दैट इज द एविडेंस एज ऑन डेट वी आर हैविंग। साफ तौर पर इनका कहना है कि करण सजनानी जो है उन्हें फाइनेंस करने का काम जो है वो समीर खान करते थे। अर्पिता, तो बड़ी खबर ये आशीष, जो वकील दे रहे हैं एनसीबी के, वो कह रहे हैं कि फाइनेंस वो करते थे, तो कितने कहां इसके कनेक्शन, इसके तार जुड़े हुए हैं, यही खंगालने की कोशिश इस वक्त हो रही है एनसीबी की तरफ से और इसके लिए बहुत जरूरी है कि रिमांड पर लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा दिन के लिए रिमांड पर लिया जाए। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी नजर बनाए रखिए, इस पर अपडेट मैं आपसे लेती रहूंगी। उधर बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नया ट्विस्ट आ गया है। सत्ता के लिए दुश्मन अब दोस्त बनते नजर आ रहे हैं। बंगाल में टीएमसी बीजेपी की घेरेबंदी से इतनी डर गई कि अब अपने सियासी दुश्मनों से मदद मांग रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मदद की जरूरत है। मदद इसलिए क्योंकि वो राज्य में बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोक सके, मदद इसलिए ताकि वो सत्ता को फिर से हासिल कर सके। लेकिन कमाल ये है कि पार्टी ने मदद की गुहार उन पार्टियों से लगाई जिसे वो अब तक अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताती रही हैं। यानी टीएमसी को बंगाल में सत्ता वापसी के लिए दुश्मनों का सहारा दिख रहा है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने बीजेपी विरोधी पार्टियों से मदद की अपील की और कहा कि बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टियों को टीएमसी के साथ आना चाहिए। Is that if the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. आशिका, यहाँ सवाल ये है कि भाई ममता तो पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि बीजेपी अपने पैर नहीं जमा पा रही है, फिर क्या नौबत आई कि अब वो कह रहे हैं सब एकजुट हो जाते हैं, बीजेपी को हराते हैं। क्या यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर का फॉर्मूला लागू करने की कोशिश में है क्या ममता? जी देखिए, इसके पहले भी लोकसभा चुनाव में भी ये बात ममता बनर्जी कह चुकी हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि तृणमूल दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं वाले फॉर्मूले पे चल रही है और लेफ्ट और कांग्रेस जो कि एक अलग टीएमसी के जो वोट हैं वो काटने की, चाहे माइनॉरिटी वोट हैं वो भी काट सकते हैं। तो इसके मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस अब फिलहाल इस कोशिश में है कि सभी अगर जो विरोधी हैं बीजेपी के वो एक साथ हो जाएं तो फिर बीजेपी को टक्कर देना और भी ज्यादा बीजेपी के लिए ये मुश्किल पैदा कर सकती है। अर्पिता,
ठीक है आशिका रहिए साथ। देखिए सौगत रॉय के सुझाव पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ताल ठोक कर कह रहे हैं कि बीजेपी अगले बंगाल में सब पर भारी पड़ेगी अगले चुनावों में, क्योंकि टीएमसी अपना जनाधार खो चुकी। खाली सौगत राय ने, उनके और भी नेता इस प्रकार स्टेटमेंट दे चुके हैं। जब चुनाव आगे आ रहा है, हारने का संभावना बढ़ रहा है, तब सबको साथ लेने का प्रयास हो रही है। आज इस पार्टी का ना तो जो जनाधार है, ना संगठन का कोई नींव बचा हुआ है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जितने की संभावना धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसलिए उनकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और सबको बुला रहे हैं, और संभावना है कि ये सारे पार्टी एक हो जाएंगे, लेकिन भाजपा फिर भी सबको हराएगा। वहीं बीजेपी आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय ने ममता सरकार पर निशाना साधा। क्या उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि क्या ये विडंबना नहीं है कि पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी, जिसने विधानसभा की 294 में से 211 सीटें जीती थी और दावा करती है कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता, वो पार्टी सार्वजनिक रूप से दूसरी पार्टियों से गठबंधन की अपील कर रही है। क्या चुनाव से पहले बीजेपी की इससे जोरदार एंट्री हो सकती है? आशिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशिका, अब देखिए बीजेपी को भी एक मौका मिल गया और बीजेपी अब ये जताने में लगी हुई है कि देखिए हमसे डर गई है टीएमसी और इसीलिए ये साथ आने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी लगातार यही कह रही है कि ये एक अपॉर्चुनिस्ट अलायंस होगा, अगर होता भी है तो, और एक तरफा बीजेपी को मुकाबला देने के लिए ये कोशिश की जा रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। पहले भी पार्टी की तरफ से ये कहा जा चुका है कि बीजेपी की अगर खिलाफत करनी है, बीजेपी से लड़ना है, तो सभी को एक साथ। ठीक है, लेकिन आशिका जल्दी से ये भी बताइए कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक आया है सहमति को जताते हुए कि साथ आने को तैयार है वो? देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस अपने आप में जो अलायंस कर रहे हैं उस पर विचार कर रहे हैं, कौन कहां से कितनी सीटों पर लड़ेगा। तो अपनी अलायंस की खुद कवायद में लेफ्ट और कांग्रेस जुटे हुए हैं। अभी तृणमूल कांग्रेस के साथ आने की कोई भी औपचारिक बात नहीं हुई है। सौगत रॉय ने भी यही कहा है कि बाहर से हमारा समर्थन करें ये जो दल हैं, बीजेपी की खिलाफत करें, ना कि अलायंस की अभी कोई बात हुई है। लेकिन आशिका, कितना ये अगर साथ आ जाते हैं तो ये कितना बड़ा झटका क्या हो सकता है बीजेपी के लिए? झटका ये बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए झटका तो होगा, क्योंकि पहले से बीजेपी के लिए बंगाल जीत पाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं उसमें ये देखने को मिला है कि कांटे की टक्कर सिर्फ तृणमूल और बीजेपी के बीच में ही है। लेकिन ये जो दो दल हैं, लेफ्ट और कांग्रेस की बात करें, ये वोट काटने का काम करती हैं। इससे नुकसान बीजेपी को भी होता है और तृणमूल को भी होता है। तो ये अगर एक साथ हो जाते हैं तो इसमें जो है बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ नया ट्विस्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। चुनावों से पहले टीएमसी की तरफ से कहा गया कि जो और पार्टियां हैं जो बीजेपी को हराना चाहती हैं, क्यों ना हम साथ मिलकर चुनाव लड़े। अब इसमें दूसरी पार्टियों का स्टैंड क्या रहता है ये देखना होगा। नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और इस देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। किसान आंदोलन की बात करेंगे। आज 50वां दिन कम से कम हो चुका है इस आंदोलन को, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है, क्या इसके पीछे की राजनीति ज्यादा काम कर रही है? कुछ जो दल हैं उनका एजेंडा जो है, नैतिक एजेंडा जो है, या उनका खुद निजी एजेंडा जो है वो उरूज पर है, वो काम कर रहा है, या किसान का हक और किसान के हित की बात पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है? सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूं और आप सबसे भी गौर करने की कोशिश की गुजारिश करूंगा कि देखिए, सरकार किसानों से बात करने को तैयार है। ये सारे कानून जो लाए गए हैं वो रिफॉर्म्स हैं ताकि किसान को आज़ादी मिले, छूट मिले।
अगर बात रेजोल्यूशन की होती कि बात देखिए बात को सुनने समझें एक दूसरे और मसले को सुलझाएं तो फिर बातचीत का दरवाजा खुला होता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खोल दिया है बातचीत के बारे में और कहा कि ये कमेटी बताएंगे, इस कमेटी से आकर आप जुड़िए। लेकिन इस राजनीतिक एंगल को आप देखिए कि लोग अड़े हुए हैं कि कुछ भी हो 26 जनवरी तक हमको प्रोटेस्ट करना ही है, कुछ भी हो लोगों को बहला फुसलाकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर, उनको गलत बातें बताकर उनको सड़कों पर आंदोलन करने पर आमादा करना ही है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि आप बड़े बूढ़ों को और बच्चों को और महिलाओं को इस आंदोलन से हटाइए, उनको वहां इस ठंड में मत लाने दीजिए और वो भी कोविड काल में मत करने दीजिए। आप देखिए त्योहार का वक्त है, लोहड़ी, देश भर में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू मनाया जा रहा है। अब इस अवसर पर भी सिंगू बॉर्डर पर देखिए क्या हुआ कि लोहड़ी के बहाने भी इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आघात पर को एजेंडा बना दिया। त्योहार को भी इन्होंने अपने राजनीतिक मंशा से इसको यूज करने की कोशिश की। वहां जो महिलाएं जिस तरह के गीत गा रही थी उसके शब्द देखिए मैं यहां बयां भी नहीं कर सकता हूं। मोदी को हेट करना यानी हेट मोदी एजेंडा जो है उसकी वजह से किसान और भारत का नुकसान करना कहां तक ठीक है, ये सवाल उठता है। और दूसरा कि ये एजेंडा चला कौन रहे हैं, ये एंगल है क्या जहां पर माओवादी तत्व जो हैं ये इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि कैलाश जी इस पर क्या कहना चाहते हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, किसान आंदोलन में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि कुछ लोग मोदी जी के विरोध में नारे लगा रहे हैं, मोदी मर जा ये शब्द कहकर नारे लगा रहे हैं और बाकायदा आग जला के इस तरीके का प्रायोजन कर रहे हैं। ऐसा ये दुर्भाग्य का विषय है कि इस तरह कोई किसान कभी नहीं कर सकता। मुझे ये लगता है इसमें कहीं कहीं राजनीति है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्णय दे दिया है और जब किसानों के लिए कमेटी बन चुकी है तब जो फैसला करेगी कमेटी करेगी। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सर्वमान्य है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णय देगा, तो उसको सबको मानना है। सर लेकिन बतौर सरकार के नुमाइंदे होने के नाते ऐसे लोगों से कैसे निपटना चाहिए या विचार क्या है आपका या मूव क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि जो किसानों के हित के बिल आए हैं, जिसका करोड़ों करोड़ किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और वास्तव में ये किसान जो हैं, जो यूनियन के नेता हैं, उनसे मेरा तो यही निवेदन है कि किसी भी समस्या का समाधान है वो बातचीत से निकलता है। और हमने 9 दौर की वार्ता की है और 9 दौर की वार्ता के अंदर भी वो अपनी जिद पर अड़े रहे। और मैं तो सोचता हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान जिद नहीं है और निश्चित रूप से अब तो ये फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होगा। तो मुझे तो यही कहना है कि यूनियन के नेता जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो जो निष्पक्ष कमेटी बनी है उसके सामने विषय रखें। इसमें अब देखिए कोई शक नहीं रह गया है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लेफ्ट पार्टियां जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं। किसानों के बहाने लेफ्ट संगठन अब खुलकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में सीपीआई ने कृषि सुधार कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और कृषि सुधारों की कॉपियां जलाई। मुद्दा किसानों का है, लेकिन आरोप है कि लेफ्ट हर जगह अपना एजेंडा चला रही है। तो ये तमिलनाडु की तस्वीरें सामने आई जहां पर ये कॉपियां जलाई गई कानून की और ये बताया गया कि ये बिल्कुल भी किसान के हित में नहीं है। तो लेफ्ट का अपना अलग एजेंडा यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दा किसानों का है, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो अलग अलग प्रदर्शन कर रही हैं और किसानों को भड़काने का काम भी इनके द्वारा किया जा रहा है। इस एजेंडा की बात जो है अब सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि जहां से भी ये प्रदर्शनकारी निकले हैं वहां पर इन्होंने किसान के रूपी मुद्दे नहीं, लेकिन लेफ्ट का एजेंडा और खासकर माओवादी एजेंडा जो है, अल्ट्रा लेफ्ट एजेंडा जो है, इसको दिखाने की कोशिश की है।
किसान यूनियन ज्यादातर शायद लेफ्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह के लीडर सामने निकल कर आए हैं और जिस तरह का एजेंडा फिट किया जा रहा है, ये किसान के हित की बात नहीं है। क्योंकि किसान रिफॉर्म नहीं चाहता, किसान खुला बाजार नहीं चाहता, किसान बिचौलियों से अपने आप को बचाना नहीं चाहता। क्या किसान ये नहीं चाहता कि उसको मौका मिले देश भर में कहीं पर भी जाके अपनी उपज को बेच सके? ये सब इन कानूनों में हो सकता है, कानूनों में संशोधन हो सकता है, लेकिन इस बात पर अड़े रहना कि भाई 26 जनवरी तक तो हम टिके रहेंगे, ये नवंबर से कहा जा रहा है। और ये सारे जो हैं, ये सारे किसान विरोधी जो किसान के साथ खड़े होकर आंदोलनकारी दिख रहे हैं, इन सब का कहीं ना कहीं माओवाद से कनेक्शन है। अगर इनका माओवाद से कनेक्शन है और इनका एजेंडा लेफ्टिस्ट है और इनका एजेंडा आइडियोलॉजिकल है कि कुछ भी हो मोदी को नीचा दिखाना है, इस सरकार को नीचा दिखाना है, तो फिर ये एजेंडा किसान के हित का कैसे हुआ गया? ये सवाल पूछना जरूरी है कि कुछ हजार जो लोग खड़े हैं वहां पर, वो क्या देश के 16 करोड़ किसान और उनके परिवार यानी करीब 60 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 400 से ज्यादा किसान यूनियंस हैं, लेकिन प्रोटेस्टिंग किसान यूनियन जो है कम से कम 30 या 35 हैं। और मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 30-35 जो हैं, इनके सारे जहां से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ये सब माओवादी लीडर्स हैं। सबसे पहले मैं, इससे पहले कि अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित सिंह सिंघू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं और दीपक बिष्ट गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करना चाहता हूं इससे पहले कि मैं अनुराग ढांडा के पास जाऊं। इसमें आप देखिए, इन सारे लीडर्स की बात देखिए। दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन, लेकिन वो सीपीआई माओवादी से जुड़े हैं क्योंकि वो फाउंडर मेंबर है पीडीएफआई के, जो कि एक माओवादी यूनिट है। दूसरी बात, दूसरे लीडर हनन मोल्ला ऑल इंडिया किसान सभा, फिर सीपीएम से जुड़े हुए हैं। सुखदेव सिंह भारतीय किसान यूनियन उग्रहान, जिन्होंने सबसे पहले पंजाब में जून में ये पूरा आंदोलन जैसा प्रोटेस्ट जैसा स्टार्ट किया था, ये माओवादी विचारधारा से जुड़े हैं, वो भी अपने छात्र जीवन से, और कंटिन्यूअस उनका अलायंस है माओवादियों के साथ। सुखदेव सिंह भारतीय किसान यूनियन छात्र जीवन मैंने कहा। जगमोहन सिंह पटियाला, ये भारतीय किसान यूनियन दकाउंडा, जिन्होंने रेल रोको किया और फिर जुलाई अगस्त में फिर ये भी जुड़ गए, ये भी सीपीआई माओवादियों से जुड़े हुए हैं। फिर सुरजीत सिंह फूल भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, फिर सीपीआई माओवादी से जुड़े। निर्भय सिंह कीर्ति किसान यूनियन सीपीआई एमएल से जुड़े। और इनमें से कुछ पहले माओवादी गतिविधियों के लिए ये इससे पहले गिरफ्तार भी हो चुके हैं, पुलिस इनके पीछे भी पड़ी और ये पुलिस से बचे भी हैं। ये इस तरह के लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि हम किसान के हित में बात कर रहे हैं, जो लोगों को उकसा रहे हैं। बठिंडा, लुधियाना, इन सब रूरल पंजाब एरियाज में औरतों बच्चों को कह रहे हैं कि आइए सामने आइए। क्यों सिंघू बॉर्डर में इस तरह के गाने गाए जा रहे हैं? इसमें कौन सा किसान ऐसा करेगा? किसान तो अपने हित की बात करेगा, और अगर उसकी बात मान ली जा रही है और बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट इसे संज्ञान में ले रहा है, तो किसान तो आके सामने आना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो अड़े हुए हैं कि नहीं, हम कमेटी के पास नहीं जाएंगे, ट्रैक्टर लेकर आएंगे, पुलिस से भिड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे। और पंजाब ने सेंट्रल लॉज को अभी तक नोटिफाई नहीं किया, तो पंजाब से निकलकर दिल्ली को क्यों घेरेंगे? और वो भी 26 जनवरी का एजेंडा क्या है? अनुराग, सवाल पूछने वाला है और गौर करने वाला है कि ये एजेंडा क्या है, किसान या भारत का नुकसान? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि गणतंत्र दिवस को लेकर के जब से निशाना साधा है किसान नेताओं ने, और मैं ये भी बता दूं आपको कि कुछ ही नेता हैं जो खुले तौर पर जिन्होंने ये बात बोली, बाकी नेता अपनी तरफ से सफाई देते नजर आते हैं। जब से ये एजेंडा उठाया है 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का, तब से थू हो रही है इन तमाम किसान संगठनों के नेताओं की, जिन्होंने भी ये कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड को हम डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, हम इधर मार्च करेंगे, और उसके बाद बैकफुट पर जाना पड़ा। आप देखिए, कल से लगातार ये बयान आ रहे हैं किसान नेताओं की तरफ से कि नहीं, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था कि हम 26 जनवरी की परेड में जाएंगे, हम पैरेलल अपनी परेड करेंगे वहां पर जहां पर हम बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, वहां पर ट्रैक्टर चलाएंगे। ये सफाई यानी कल से शुरू हुई। मैं आपको एक बात और बता दूं बेहद महत्वपूर्ण आनंद, कि ये जो एजेंडा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में हम शामिल होंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे, यही ठीक एजेंडा पाकिस्तान के संगठनों के द्वारा भी चलाया जा रहा है। वहां से बाकायदा पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, वहां से बाकायदा खालिस्तान समर्थित देखिए पाकिस्तान के संगठनों का एजेंडा और ये जो खालिस्तानी घुसे हैं ये तो पता है, लेकिन ये माओवादी हैं, इनको भी अलग नहीं करेंगे, इनको भी इन्होंने दरकिनार नहीं किया, इनका एजेंडा अलग है। लेकिन अब एक और खबर आ रही है यहाँ अखाड़ा में, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए कश्मीर में क्या चल रहा है, कि पाकिस्तान ट्विटर को ये कह रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जो भारत के नागरिक हैं, जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं,
उनके ट्विटर हैंडल्स को धीरे धीरे एक एक करके सस्पेंड कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये नया जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये फुल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं, ये भारत की बात कर रहे हैं और साथ साथ चलने की बात कर रहे हैं। ये सब लोग हैं जो कि कश्मीर का जो पाकिस्तानी एजेंडा है उससे परे, ISPR के एजेंडे से परे कर रहे हैं। देखिए, इम्तियाज हुसैन जो हैं पुलिस ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने आज सुबह ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, देखिए ISPR पाकिस्तान की वजह से और उनके जो बॉट्स हैं और उनके जो प्रॉप्स हैं उसकी वजह से ट्विटर ने क्या किया है, ट्विटर ने भारतीय ट्विटर हैंडल्स को सस्पेंड करना शुरू कर दिया है। शेख आदिल का उन्होंने ये दिया, जिनके 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और उनके ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इन्फॉर्मेशन और मैं आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते में देखिए रियल कश्मीर, जिनके 16,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे, उसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। स्कदर, जिसके 88,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनको सस्पेंड किया अमिताभ। याना मीर 37,000 से ज्यादा फॉलोअर्स, उनके अकाउंट को सस्पेंड करा दिया। आसिम खान 25,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनके अकाउंट को सस्पेंड करा दिया। अमिताभ, ये किसका एजेंडा चल रहा है और ट्विटर क्या कर रहा है? देखिए, दो चीजें साफ है। पहला कि कश्मीर में अमन शांति की बहाली को रोक नहीं पा रहा है पाकिस्तान, अब अपने मिलिटेंट भेज नहीं पा रहा है पाकिस्तान, हिंसा भड़का नहीं रही पाकिस्तान। तो जो अमन शांति की बात करते हैं और दुनिया भर में संदेश देते हैं, उन पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। और ये सारे बॉट्स हैं आनंद, ये बड़ा दुखद है कि उनके कहने पर ट्विटर इंडिया ने ऐसा किया। लेकिन मैं आपको सबसे पहले 3 चीजें बता दूं। पहली सबसे बड़ी बात कि इसको IT मंत्रालय ने, जो रविशंकर प्रसाद का मंत्रालय है, इसको बहुत गंभीरता से लिया है। ट्विटर को तुरंत आगाह किया गया है कि इस तरह के बॉट्स के हमलों से बचे और भारत के जो अमन शांति की बात करने वाले जो जेन्युइन अकाउंट है उनको कम से कम सस्पेंड न करे। और मैं आपको जैसे खबर आ रही है मैं बता दूं, शेख आदिल, जिस पुलिस ऑफिसर की काफी यूथ में पॉपुलैरिटी थी, उसका ट्विटर अकाउंट ट्विटर इंडिया ने रिस्टोर कर दिया है। अब से चंद सेकंड पहले की खबर है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार और IT मंत्रालय का सख्त रवैया कम से कम पाकिस्तान के बॉट्स पर तो अब भारी पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विटर इंडिया क्या कर रहा है? ट्विटर इंडिया क्यों इन अकाउंट्स को सस्पेंड होने दे रहा है, लेकिन जो खालिस्तानी ट्विटर हैंडल्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं, सक्रिय हैं। जो सीख फॉर जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। ISPR के बॉट सस्पेंड नहीं हो रहे हैं, जो भारत को गाली दे रहे हैं, जो कश्मीर का अपना एजेंडा फेट कर रहे हैं, ट्विटर उनको सस्पेंड नहीं कर रहा। लेकिन इनके जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं, ऐसे हैंडल्स को क्यों सस्पेंड किया जा रहा है अमिताभ? देखिए, इसके बारे में IT मंत्रालय ने लगातार नोटिस दिया है। ट्विटर पर शिकंजा कसने की, ट्विटर इंडिया पे शिकंजा कसने की कोशिश भी की गई है। आपको याद होगा पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन IT ने भी इन पर शिकंजा कसने की कोशिश की थी, तमाम सवाल उठाए थे। तो धीरे धीरे अब भारत सरकार भी अलर्ट हो रही है, IT मिनिस्ट्री भी अलर्ट हो रही है और ऐसे ट्विटर इंडिया को काबू में कर कम से कम वो जो जेन्युइन अकाउंट्स हैं उनको सामने रखकर उनके खिलाफ एक्शन की बात के लिए मना किया है। और एक शुरुआत हुई है शेख आदिल का ट्विटर अकाउंट रिस्टोर करके। मुझे लगता है एक शुरुआत हुई है तो अच्छे मुकाम तक जरूर पहुंचेगी। देखिए, कम से कम 5-6 और ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनके साथ ये हुआ है। अमूल के जो ट्विटर अकाउंट था उसके साथ भी ट्विटर ने यही काम किया था। जब अमूल ने चाइना को आड़े हाथों लिया था या एक बात कही थी तो फिर उसके अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया था। ये क्या चल रहा है ट्विटर का एजेंडा, ये सवाल पूछना भी जरूरी है कि भारत में ये कर क्या रहे हैं। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे, वापस फोकस लाते हैं किसान आंदोलन पर, जहां हमने कहा कि कई सारे माओवादी लीडर्स हैं और माओवादी संगठन है जो कि इस आंदोलन को में घुसकर जानबूझकर खनन कर रहे हैं, जानबूझकर इस बात को लोगों को उकसा रहे हैं और बहका रहे हैं और कह रहे हैं दिल्ली चलो दिल्ली चलो। और ये 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का जो एजेंडा है इसको बना के रख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले साल इन्होंने यही किया CAA प्रोटेस्ट के साथ और गणतंत्र दिवस के दिन बवाल हुआ। अब की बार भी यही करना चाहते हैं ताकि अगले दिन कोई ना कोई हेडलाइन बने और दुनिया भर में ये जाकर ये कह सके कि भारत स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये किस माओ का एजेंडा चल रहा है? चीन का एजेंडा चल रहा है कि भारत का एजेंडा चल रहा है? बात किसान की हो रही है, भारत के नुकसान की हो रही है। यही सवाल मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि हमें गौर करने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लेफ्ट की पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने के मुताबिक भी किसान आंदोलन के झंडे के पीछे लेफ्ट अपना एजेंडा चला रही है। ये सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ, हम उनसे बात कर सकते। किसान आंदोलन में लेफ्ट के समर्थन की लगातार बात सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 6 सालों से हर किसान की आंखों में खुशी
और उसके खेत खलिहानों में खुशहाली आए, उसके लिए वो काम करती रही। लेकिन कुछ भय और भ्रम के पैदा करने वाले जो लोग हैं, जो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल लोग हैं, वो इस तरह के कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, लेकिन उनको भी ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, यही मेरी शुभकामना है। सर, ऐसे इनपुट आए हैं पिछले 8 महीनों से लगातार अलग अलग मूवमेंट पर लेफ्ट ने भड़काने की कोशिश की है या लेफ्ट समर्थित संगठनों ने। देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक, ये बहुत दिन से चल रहा था। आइए सुनते हैं कांग्रेस के राशिद अलवी का क्या कहना। प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, किसानों के कितने बेटे इस प्रोटेस्ट के अंदर मारे गए, हर रोज मारे जा रहे हैं। सरकार ने अपने कान और आंखें बंद कर रखी हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा? इसी तरीके के नारे निकलेंगे। लेकिन ये इन नारों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से, लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए कि जल्द अज जल्द इनकी समस्या का समाधान करें। अगर समाधान की बात होती है तो बातचीत होनी चाहिए, समाधान की बात है तो बातचीत होनी चाहिए। क्यों कमेटी का विरोध किया जा रहा है? जो पहले कांग्रेस काल में सरकार के साथ काम करते थे, किसान के हित की बात करते थे, उनके खिलाफ क्यों आक्षेप किए जा रहे हैं? और ये भी कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस भी माओवादियों के साथ मिलकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लगी हुई है, ना कि किसान के हित को देखने में? क्योंकि जो उनके मैनिफेस्टो में 2019 में था, वही आज उसी से क्यों मुकर रही है कांग्रेस पार्टी? क्यों उल्टी बात कर रही है? क्यों अड़ी हुई है कि इन कानूनों को रद्द करो? श्रीकांत शर्मा जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। किसान हमारा अन्नदाता है और नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ इस देश का किसान खड़ा हुआ है, क्योंकि मोदी जी किसान को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रहे हैं। उसके घर में कैसे खुशहाली आए, उसके लिए मोदी जी ये कानून लेकर आए हैं। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में वामपंथी और कांग्रेस का जो घिनौना चेहरा है वो देश के सामने आया है। कांग्रेस इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व संकट में है। जहाँ तक किसानों की बात है तो सरकार लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रही है। ये माननीय न्यायालय के द्वारा बनाई गई हैं। इन कमेटियों का भी राजनीतिकरण करना मैं मानता हूँ ये गलत है। ये थे श्रीकांत शर्मा। अब जफर इस्लाम जो कि राज्यसभा में एमपी भी हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। जो किसान आंदोलन है, शुरू से पिछले कई महीनों से इनको वामपंथी समर्थन मिलता रहा है, लेफ्ट सपोर्ट। देखिए, सिर्फ वामपंथी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी इन्हें गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी की पूरी मशीनरी और वामपंथियों की पूरी मशीनरी इनको गुमराह करने में लगी है, इसलिए कि ये किसान भाई बहन जो हैं वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा से ही ज़्यादातर लोग हैं और इन्हें गुमराह करने की कोशिश वहाँ के लोग कर रहे हैं। और पूरी कांग्रेस मशीनरी, कांग्रेस की टीम और वामपंथियों की टीम इस पे लगी है इन लोगों को गुमराह करने पे। हकीकत तो ये है कि पूरा जो किसान बिल है, वो जो लेजिस्लेशन बना है, जो लॉ बना है, कानून बना है, वो उनके हित के लिए है और इसमें 2 दशक से इस पर डिस्कशन पर सभी लोग कर रहे हैं। अगर उस आज की कांग्रेस पार्टी कह रही है इस सब बातों को, अगर कांग्रेस पार्टी पहले ही रिजेक्ट कर देती वो सारे कमीशन की रिपोर्ट, तो समझ में आता कि उन्होंने उस वक्त सही स्टैंड लिया था। लेकिन वो उनके ही स्टैंड को हमने जो है आज इम्प्लीमेंट किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए कि उसमें जो फ़ायदे हैं वो सारे फ़ायदे किसान भाई बहनों के लिए हैं। चलिए अनुराग ढांडा के पास चलते हैं। अनुराग, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो माओवादी एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं, ये माओवादी एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं और कांग्रेस भी इन्हीं की बात कर रही है। और जो माओवादी कह रहे हैं, जो कांग्रेस कह रही है, यही बात वहां ग्राउंड पे कहा जा रहा है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तक क्यों प्रोटेस्ट को बरकरार और बनाए रखने की बात हो रही है, ये मैं नवंबर से सुन रहा हूँ। नवंबर से टिकैत और बाकी सारे दर्शन पाल और जैसे बाकी लोग हैं, ये कह रहे हैं दिल्ली चलो, ट्रैक्टर लेके आओ, जब गणतंत्र दिवस के दिन हम हमारी परेड करेंगे। ये पूरा एजेंडा पहले से ही फिट लग रहा है कि कैलेंडर है भाई, 26 जनवरी को हमको करना है, ताकि 27 को दुनिया भर में एक ऐसा हेडलाइन आए जो कि इस सरकार के खिलाफ हो, भारत के खिलाफ हो, और जो भारत को एक अनस्टेबल डेमोक्रेसी की तरह दिखाए। हम यहाँ आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं आइए हमारे यहाँ निवेश कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, चीन को छोड़िए। और ये यहाँ एजेंडा ऐसा चला रहे हैं ताकि भारत को खराब दिखा सके। मोदी विरोध में भारत विरोध कैसे हो गया? देखिए, बिल्कुल अगर आप पिछले 3-4 महीने को देखें आनंद, तो उसमें क्या हुआ है, पंजाब और हरियाणा में इस वक्त कहीं पर टोल टैक्स नहीं वसूला जा रहा है।
कहीं पर जो व्यावसायिक आवाजाही है वो नहीं हो रही है, उसकी वजह से हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और इससे कहीं ना कहीं इमेज डेंट होती है। अगर आप ये कहते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड को जाकर के कोई प्रोटेस्टर डिस्टर्ब कर सकता है, यानी वो गणतंत्र दिवस जो देश की पहचान है, अगर उसको कोई देश के अंदर प्रोटेस्ट करके परेशान करना चाहता है, डिस्टर्ब करना चाहता है, तो उसके मायने क्या हुए? उसके मायने हुए कि आप देश के अगेंस्ट जाकर के कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, देश के अंदर अपनी मांग मनवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अब चौतरफा दबाव में बैकफुट पर कई किसान नेता हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर बार बार ये कहा जाता है कि 26 जनवरी को लेकर सारा प्लान है, 26 जनवरी को हम ये कर देंगे, कैसे पता कि 26 जनवरी तक बात जाएगी? क्योंकि कल भी तो मीटिंग है सरकार के साथ। अगर मंशा साफ है तो किसान नेता ये क्यों नहीं कहते कि अगली मीटिंग में कुछ समाधान निकल करके आएगा या अगली मीटिंग में हम बात करेंगे? 26 जनवरी की प्लान अभी से बनाया जा रहा है कि उस दिन क्या किया जाएगा, जिसके सीधे मायने ये कि आपने पहले से ये तय कर लिया है कि उस डेट तक तो कम से कम प्रोटेस्ट को चलना ही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पॉलिटिकली हरियाणा के सीएम या गृह मंत्री से आकर के मिले, डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री से भी मिले, उन्होंने भी ये शंका जाहिर की है कि 26 जनवरी को जो कार्यक्रम हरियाणा में जगह जगह पर होने, अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगी है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है। इस तरीके की प्लानिंग की जा रही है। तो ये निश्चित तौर पर बात कहीं आगे बढ़ गई है प्रोटेस्ट से, अपनी बातें मनवाने से, और कहीं ना कहीं ये पूरा नेशनल इशू बन अनुराग न्यूज़ 18 इंडिया को अनुराग न्यूज़ 18 इंडिया को, और यहाँ आज से 2 दिन पहले अखाड़ा में ही राकेश टिकैत से जब बात हुई थी तो राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 इंडिया को कहा था कि देखिए हम तो भीड़ लेके आएंगे, अरेस्ट कोर्ट नहीं करेंगे, पुलिस हम पर गोली चलाती है चलाए, किसान मरेंगे लेकिन यही होगा, लेकिन हम तो आंदोलन करेंगे। तो एजेंडा आपका साफ है कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जानबूझकर क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आपको एक ऐसी हेडलाइन मिले कि देखिए पुलिस की के अतिक्रमण की वजह से या पुलिस की एट्रोसिटीज़ की वजह से एक किसान मारा गया या गोली चल गई। तो आप जानबूझ के एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। किसान के हित की आप बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने हित की बात कर रहे हैं, आप निजी राजनीतिक फायदे के लिए किसान का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछली बार किसी और के एक और गुट का, एक और कम्युनिटी का इस्तेमाल किया, आज आप एक और ग्रुप का, एक और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बस अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए। लेकिन इसमें नुकसान भारत का हो रहा है। आप देखिए, मैं बता रहा हूं क्यों। अब आप देखिए, किसान आंदोलन से जुड़ी ये खबर भी आ रही है, जो पंजाब हरियाणा के आसपास के इलाके हैं, वो जो इलाके जहां पर ये आंदोलन हो रहा है, जहां पर चक्का जाम किया जा रहा है, सड़कें जाम की जा रही हैं और लोगों को तकलीफ हो रही है, वहां पर लोगों की आजीविका पर कितना आघात पहुंचा है, इस पर भी बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं। इंडस्ट्रियल इलाकों में काम धंधे पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था, आंकड़े ये कहते हैं कम से कम पंजाब एज ए स्टेट को 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है इस प्रोटेस्ट की वजह से। तो ये जानबूझकर कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं। किसान आंदोलन से आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहे हैं असर पर 5 तस्वीरें स्क्रीन पर मैं अभी आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ अखाड़ा में एक तो किसानों का धरना अब भी जारी है, लेकिन सड़क जाम होने की वजह से काम धंधे ठप हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर कई किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा से जुड़े सिंगू और टिकरी बॉर्डर के आसपास इन इलाकों में ऑटो चलाने वाले ड्राइवर भी परेशान हैं, क्योंकि अब उन्हें सवारियां भी नहीं मिल रही हैं। कुंडली बॉर्डर पर बनी हुई गारमेंट लेवल फैक्ट्रियों की मशीनें पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। जिन मशीनों पर रोजाना हजारों कपड़े तैयार हो रहे थे, वहां अब पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गारमेंट लेबल फैक्ट्री में, और इस फैक्ट्री में अगर हम बात करें तो जो शर्ट और जो पैंट जीन्स वगैरह हम पहनते हैं, जो कंपनियों का जो लेबल लगा होता है, वो लेबल यहाँ पर तैयार होता है। और ये देखिए, हर तरफ इस फैक्ट्री में आपको दिखेंगे मशीनें, और यहाँ पर देखिए आपको कोई भी कर्मचारी इस मशीनों को चलाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इन मशीनों को आज से तकरीबन मैं बात करूँ तो 50 दिन पहले ये मशीनें रेगुलर यहाँ पर चल रही थी। लेकिन इस फैक्ट्री के ओनर से जब मेरी बात हुई है, जो मालिक से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए अपने मशीनों को एक बार चालू जरूर करते हैं, चलाते जरूर है, ताकि ये रनिंग में रहे। देखिए, कभी यहाँ पर आज से 50 दिन पहले यहीं पर खड़े होके जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे थे, इस मशीन को चलाते थे। लेकिन आज के तारीख में जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, किसान आंदोलन, वो भी 50 दिन उसके पूरे हो गए हैं। उसके वजह से जो मजदूर हैं वो इन फैक्ट्रियों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और ये जो फैक्ट्री मालिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। चलिए अमित सिंह के पास चलते हैं। अमित, बताइए ग्राउंड पर क्या हाल है? बहुत लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन किसान कभी किसी और का नुकसान नहीं चाहेगा, तो फिर इन लोगों का एजेंडा क्या है?
जी हाँ, बिल्कुल। कई फैक्ट्री मालिकों से जो मेरी बातचीत हुई है उनका 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ का नुकसान हुआ है। मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा देता हूँ, तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे, दर्शक समझ जाएंगे। देखिए 200 मीटर से भी कम का दूरी है जहाँ पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप एक दूसरी तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, इन सारी फैक्ट्रियाँ बंद है, दरवाजे बंद है, गेट बंद है इन सभी फैक्ट्रियों को। और आमतौर पर ऐसे समय में इन फैक्ट्रियों के अंदर से आवाज़ें आती थी, मशीनें चलने की आवाज़ें आती थी, कर्मचारी बाहर निकलते थे, फैक्ट्री मालिक यहाँ होते थे। लेकिन आज के तारीख में पूरी तरीके से यहाँ पर काम ठप्पा। और ये 1-2 दिनों से नहीं, ये 50 दिनों से पहले कोरोना काल महामारी के चला, उसके बाद से फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि वो किसी भी तरीके से संभले थे। उनकी जो फैक्ट्री है, व्यापार जो है पटरी पर आने लगी थी। लेकिन 50 दिनों का ये जो आंदोलन लगातार चल गया। और सबसे बड़ी बात कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा, जो कमेटी में ये जाना नहीं चाह रहे हैं, अपनी बात नहीं रखना चाह रहे हैं, तो अब फैक्ट्री मालिक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो अब तक उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, अब ये नुकसान और कितना उन्हें झेलना पड़ेगा। आनंद, सबसे बड़ी बात है कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेंगे? दर्शन पाल करेंगे, राकेश टिकैत करेंगे, वो जो करोड़ों लेकर बैठे हैं वो करेंगे, मनप्रीत बादल करेंगे, कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी भी चीफ मिनिस्टर की है। अगर पंजाब ने एज अ स्टेट इन कानूनों को नोटिफाई तक नहीं किया तो पंजाब के किसान यहाँ दिल्ली में आकर चक्का जाम कर लोगों की आजीविका क्यों खराब कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारी लिस्ट हमने आज आपको यहाँ अखाड़ा में पढ़ के बताई है, ये सब माओवादी हैं। इनको स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन पे कभी भरोसा ही नहीं था। दीपक बिष्ट गाजीपुर से जुड़ रहे हैं, वहां पर भी यही हाल है। देखिए आनंद, यहाँ पर जो है किसान लगातार डटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया दूर दूर में कहा जाए तो पटपड़गंज है दिल्ली में, और यहाँ पर जो लोग हैं वो अधिकतर दिल्ली की तरफ अपने सरकारी दफ्तरों की ओर जाते हैं। दीपक जरा रुकिए, बड़ी खबर आ रही है यहाँ अखाड़ा में। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन और कनाडा में करीब आधा दर्जन छोटे बड़े ऐसे प्रदर्शन पिछले 2 महीनों के दौरान हुए हैं जिसमें किसानों के मुद्दे की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों को भड़काने की कोशिश लोगों के द्वारा की गई है। और इन सबको देखते हुए भारत सरकार ने इस नापाक संगठन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। जी हां, इससे पहले भारत सरकार इस संगठन और इसकी वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा चुकी है। अब इसके सदस्यों से जुड़ी संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कड़ी कार्रवाई की जा सके, यानी कि सीक फॉर जस्टिस ये जो ग्रुप है खालिस्तानी, इस पर बहुत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके जो सरगना है गुरपतवंत पन्नूम, एक धोखेबाज फ्रॉड व्यक्ति तो वैसा है ही, उसको सरकार पहले से ही टेररिस्ट भी गिना चुकी है। अब मैं जरा जाऊंगा इस पर डिटेल्स के लिए, शैलेंद्र वांगू, अमिताभ सिन्हा या फिर अनुराग डांडा से हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन और कनाडा में करीब आधा दर्जन छोटे बड़े ऐसे प्रदर्शन करने वाले पिछले 2 महीनों के दौरान ये सब हुआ था। मैं आपको याद दिला दूं, वॉशिंगटन में महात्मा गांधी की जो मूर्ति है उसके साथ भी इन्होंने बदतमीजी की थी, और वहां पर कई सारे प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने कहा कि इनकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये जानबूझकर यहाँ आकर खलल पैदा कर रहे हैं। अब ऐसे ही तत्व यहाँ पर भी प्रदर्शनकारियों के बीच और आंदोलनकारियों के बीच पहुंच चुके हैं। इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ यहाँ अखाड़ा में।